हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये किसी भी परीक्षा का थर्ड पेपर है। परीक्षा के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 41 से लेकर 65 तक तो इस पैसेज पर बेस्ड हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं और वहाँ से इसको करें। 66 से वो तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही है, डिस्ट्रीब्यूट these mangoes between the 50 स्टूडेंट्स। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी और ई। तो देखिए यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैंगोज़ को, तो अगर बहुत सारे लोगों में करेंगे तो वहाँ अमॉन्ग आएगा, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। 67 क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो इसमें आप जानते हैं अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव शब्द होता है, तो उसके साथ डोंट नहीं लगेगा, यानी डबल नेगेटिव नहीं लगेगा। तो इस सेंटेंस में आपका ऑप्शन ए बनता है। स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो स्टार्ट अर्ली 68 में मेरे हिसाब से तो नो एरर होना चाहिए, क्योंकि जल्दी शुरू करो। लेस यू शुड, क्योंकि लेस के बाद शुड आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 है। ही टॉक्ड एज इफ ही वॉज मैड। जब आपकी सेकंड कंडीशन होती है तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ बर आता है, तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन है वो सी सही होना चाहिए। माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस। सेंटेंस सही है, तो 70 में भी आपका ई होना चाहिए। बाकी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर लें। He ought to have obey her parents more than the error। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, she ought to have obey her parents। तो obey के to have के बाद जो आना चाहिए थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म हो जाती तो ठीक है, हैव हट जाता तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन में एरर बनेगा। यू विल गेट बेट इफ़ यू विल गो आउट इन द रेन। इन ए बी और सी सेक्शन में आप देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपकी जीरो कंडीशन होती है, जिसको साइंटिफिक कंडीशन मानते हैं, जिसमें साइंटिफिक रूल्स होते हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना ही है। तो ऐसे में जो सेंटेंस बनेगा, यू गेट बैट इफ़ यू गो आउट इन द रेन। तो आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। He is one of the greatest leader of my country। यहीं पर देखते हैं, प्रत्यय करेंगे। देखिए वन ऑफ चुना जाता है तो पहले सुपरलेटिव लगाएंगे तो द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। और जब वन ऑफ की बात करते हैं तो बहुत सारों में से चुनते हैं, तो यहाँ पर लीडर्स होना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में एरर है, तो दैट्स वाई आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर
74 देखते हैं, नाइदर यू नॉर ही आर गुल्टी। तो जब हम पेयर वाले कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इज होना चाहिए। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। समझ रहे होंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 75 है, नाइदर ऑफ द 3 पेन्स विल डू। तो यहाँ पर जब 3 पेन्स में से चूज करेंगे तो वहाँ नाइदर नहीं आएगा, क्योंकि नाइदर की जो कंडीशन होती है वो दोनों में से एक नहीं, दो में से एक भी नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में नन आना चाहिए। ठीक, यहाँ नाइदर की जगह अगर हम नन रख देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ये कह रहा है यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिसाइड होता है हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। तो उसमें सेंटेंस में क्या है हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देख लेना है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। 77 देख लेते हैं, ही फ्लेड वेयर हिज परसुएसर्स कुड नॉट गो। वह वहाँ गया जहाँ उसके पीछा करने वाले नहीं जा सके। तो इसमें क्वेश्चन उठ रहा है ही फ्लेड वेयर, वह कहाँ गया। तो जब उसके वर्ब के उसके एक्शन को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो नेचुरली वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वो होता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो इट मस्ट बी एन एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज होना चाहिए या एडवर्ब फ्रेज। तो ये बात तय करता है कि फ्रेज है तो वर्ब नहीं होगी और क्लॉज है तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होगा। तो यहाँ पर कुड नॉट फॉलो ये आपकी वर्ब है और वेयर हिज परसुएसर्स ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पार्ट में बटा हुआ है तो आपका ये क्लॉज है। तो आपका कौन सा क्लॉज होना चाहिए, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वेयर का आंसर दे रहा है। 78 देखते हैं क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला विद अ वुडन हैंडल इज माइन। तो यहां पर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पार्ट। तो जैसा कि ऊपर अभी पढ़ा हमने कि विद वुडन हैंडल, लकड़ी के हैंडल वाला, तो ये अम्ब्रेला की विशेषता है। तो नेचुरल है ये आपका एडजेक्टिव है और इस फ्रेज में वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। तो पहले तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है क्योंकि वर्ब नहीं है और ये एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ई है। क्या बन रहा है आपका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर हम 79 देखते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो देखिए जब हम इसको एज ए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग इन्फिनेटिव तो हम ये देम तो हट जाएगा। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म ये बनेगा। अभी मिलाते हैं तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, इसमें बनेगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि सी ऑप्शन ही आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डिजर्व टू सक्सीड ही फेल्ड। तो कह रहा है यूज एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। तो नेचुरल है कि आपका सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यानी सिंपल सेंटेंस होना चाहिए एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब के द्वारा या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा। तो ही डिजर्व सक्सीड ही फेल्ड, तो ही डिजर्व टू सक्सीड बट फेल ये आपका बना कंपाउंड सेंटेंस।
और ही फेल्ड अनडिजर्वली, ये बना आपका सिंपल सेंटेंस एडवर्ब के द्वारा। तो ये सेंटेंस आपका सही है, ही फेल्ड अनडिजर्वली, उसका यही सही बनेगा। और ही फेल्ड दो ही डिजर्व टू सक्सीड, ये आपका कंप्लेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। और बाकी दोनों ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 81। यहाँ पर क्या कह रहा है ये, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। इन 3 सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो यूज अ प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जिरन टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस बनता है इससे। तो इसका आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, शी फेंटेड। तो आपका ऑप्शन बी है। और यहाँ पर जो है पार्टिसिपल से पहले ऑन हियरिंग द न्यूज, यहाँ पर पार्टिसिपल के साथ आपका प्रीपोजिशन है और दूसरे में ये नाउन है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। दोनों में सब्जेक्ट एक ही है और कूदते ही भाग गया, तो जंपिंग अप, ही रैन अवे यही बनेगा। तो कह रहा है यूज ए पार्टिसिपल टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो पार्टिसिपल दो तरह से बनता है, हैविंग जंप्ड अप और जंपिंग अप। तो क्रिया के बाद तुरंत होता है कोई काम, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। 83 देखते हैं। इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये छोटा कर लेना है थोड़ा सा, तो आपको पूरा क्लियर दिखाई दे जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत गौर से देखिए। शी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड एडॉप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। तो यहाँ पर बहुत ध्यान सुनना। शी रीड अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कफन। तो यहाँ पर कफन शब्द को देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज़ को प्रयोग किया जाता है जो आपका कथन होता है, डायलॉग होता है या स्पीच होती है। तो यहाँ पर कफन स्पीच नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी रीड द स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी कफन। तो देखिए सिंगल कॉमा में है, सही है यहाँ तक। एंड एडॉप्टेड टू ए रेडियो प्ले, ये सही है सेंटेंस, ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला देखते हैं। शी रीड द स्टोरी कफन एंड एडॉप्टेड टू ए रेडियो प्ले। तो यहाँ पर ये भी सही है। अब दोनों में कमी क्या है देखिए। पहले में यहाँ देखिए कॉमा ने फुल स्टॉप नहीं लगा है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धोखा हो जाता अगर हम फुल स्टॉप को ना देखते। तो ऑप्शन आपको भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी है। तो क्या बना इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी, देख लेना आप लोग। 84 देखते हैं। इफ ही इज एट होम आई शैल सी हिम। तो क्या कह रहे हैं आपका, ये जो सेंटेंस है इफ क्लॉज से बना है, कंडीशनल क्लॉज से बना है और कंडीशनल क्लॉज वाला सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, यू मस्ट नो। तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 85 देखते हैं। यू मस्ट हरी, यू विल मिस द ट्रेन। तो ये जो और से लगा है और आपका जो है आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और दोनों कब जो सेंटेंस जुड़े हैं वो कोऑर्डिनेट जिस कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए समान पर ये दोनों सेंटेंस हैं, तो आपका सेंटेंस कौन सा बना? कंपाउंड बनना चाहिए। अब 86 देखते हैं, इसमें भी साथ क्या पूछ रहा है। ही एट फिश। देखिए एट वर्ब लगी है तो वर्ब से पता लगता है ये सेंटेंस है। और क्लॉज क्यों नहीं है?
क्योंकि क्लॉज किसी सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो सेंटेंस भी तो दूसरा होना चाहिए क्लॉज के लिए। और फ्रेज है, फ्रेज नहीं है क्योंकि वर्ब लगी है। 87 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस विच कैन नॉट बी रीड। जो जिसको पढ़ा ना जा सके, तो जिसको पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपठनीय, यानी कि इलेजिबल। सॉरी एक क्या निशान लग गया, हाँ इलेजिबल, ये इलेजिबल बोलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्या बोलेंगे, इलेजिबल। और इन एलिजिबल क्या होता है, जो एलिजिबल ना हो, यानी कि अनुचित हो, जो अयोग्य हो जो। और इनविजिबल जिसको ना देख सकें, विच कैन नॉट बी सीन। तो आपका ऑप्शन इनमें से ए है। 88 देखते हैं क्या कह रहे हैं, एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्क्रोलिजियस। तो स्क्रोलिजियस है, इसका अर्थ होता है, स्क्रोलिजियस का अर्थ होता है डेरोगेटरी, यानी कि अपमानजनक। अपमानजनक होता है, देखिए भाई इसको भी देखा ही है हमने। और अपमानजनक का जो एंटोनियम्स है वो क्या होना चाहिए, देखिए आउटग्रेजियस का मतलब ही अपमानजनक होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। डिसेंट का मतलब सिविलाइज्ड होता है, सब होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और मॉडरेट का मतलब होता है नर्म। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से इनका एंटोनियम्स कौन है। तो देखिए अपमानजनक का न्यूट्रल है कि आपका डिसेंट होना चाहिए, सम्मानजनक सिविलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी दोनों नहीं है। ही लेफ्ट दैट हाउस। तो अभी मैंने ग्रुप में पूछा था तो कोई लोग कह रहे थे कि ये एक नाउन है। अरे भाई नाउन कैसे हो जाएगा, उनका सोचना रहा था कि ये लेफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए नाउन हो जाएगा। अगर लेफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो ये प्रोनाउन ना बनता। तो देखिए दैट, दिस, दीज और दोज और सच, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर ये दैट जो है हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इन तीनों में से तो कोई है नहीं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ई होना चाहिए। तो आपका ई ऑप्शन ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, तो इसमें जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, पढ़ लीजिए, सिंक्रोनाइज। जो सिंक्रोनाइज शब्द है SYNCHRONIZED, ये सही है, आपका ऑप्शन ए है। और बाकी सिनोक्रोमाइज ये नहीं है, ठीक है, और ये बाकी नहीं है, पहला ही सही है, आप मिला लेना है। 91 देखते हैं, द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इरिप्रेजिबल। और इरिप्रेजिबल का अर्थ होता है एक से रहने वाला। तो आपका ये शब्द जो है ये सही है, इसको कोई कमी नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी का जो शब्द होता है वो स्पेलिंग कुछ अलग होती है, आपने देखा होगा BUREAU ब्यूरो होता है, और क्रेसी, ठीक, ये शब्द इसका सही है। तो यहाँ पर यही शब्द गलत है बी वाला, बाकी सब सही है। और पुसिलैनिमिटी, तो पुसिलैनिमिटी जो शब्द है ये सही है ना, सॉरी ये भी गलत है, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो है PUSI, और यहाँ पर H डबल नहीं है, L डबल होता है, बाकी सब सही है। तो ये PUSILLANIMITY। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं, एक बी और एक सी। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो ऑप्शन गलत होते हैं तो नेचुरल है कि मोर देन 2 होगा।
तो आपका ऑप्शन डी बैठता है। 92 देखते हैं, अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, तो जिसकी स्पेलिंग बैड होती है तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो सुलेख नहीं लिखता, कोक्योग्राफिस्ट उसको कहा जाता है। ये क्लियर है, कोक्योग्राफिस्ट कहा जाता है, सॉरी कैटोग्राफिस्ट। और ये शब्द ही बना है जिसमें चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे आपकी राइटिंग गलत हो, तब भी कैटोग्राफिस्ट आता है। और फिलो शब्द जो होता है, आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर, और जो फिलो शब्द होता है उसका मतलब होता है प्यार करने वाला, प्रेमी। और गायनिस का मतलब स्त्रियों से, तो स्त्री प्रेमी होता है। और फोनोलॉजिस्ट क्या होता है? फोनो ध्वनि होता है, और जो ध्वनि विज्ञान की अध्ययन करने वाला होता है वो लॉगिस्ट होता है। तो ध्वनि विज्ञान का, स्वर विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो गया। 93 देखते हैं, द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्रोब्राइयस, तो ऑप्रोब्राइयस का क्या अर्थ हुआ? देखिए, ऑप्रोब्राइयस जो शब्द है, पहले तो स्पेलिंग इसकी सही है, इसका अर्थ होता है डेरोगेटरी, इसका अर्थ भी डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी इसका मतलब होता है अपमानजनक। और आपका जो बताना क्या है, इसमें आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो देखिए, विटुपरेटिव का अर्थ ही अपमानपूर्ण होता है। तो अगर सैनोनिम्स होता तो यही हो जाता। दूसरे का होता है कंप्लीमेंट्री, तो कंप्लीमेंट्री आपका जो होता है किसी को कंप्लीमेंट करना या किसी की प्रशंसा करना। तो ऊपर डेरोगेटरी मैंने कि निंदा हो गई, और नीचे कंप्लीमेंट्री हो गया। तो आपका ऑप्शन बी है। और ट्रुकुलेंट शब्द का अर्थ होता है संकालू, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी है। और 94 देखते हैं, द टर्म क्वेनियल, तो क्वेनियल जो शब्द होता है, ये शब्द याद कर लीजिए, आ भी सकता है एग्जाम में। इससे बना है पंचवर्षीय, जो पंचवर्षीय होता है, 5 ईयर प्लान जो होता है, तो 5 ईयर को बोलेंगे क्वेनियल। तो यहाँ पर 4 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर नहीं है, तो नेचुरल तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 देते हैं, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, उसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, या कोऑर्डिनेट का मतलब ही प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल होता है, तो 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दोनों ही डेफिनेशन काम आती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ठीक बैठ जाता है, दोनों ही डेफिनेशन काम आती है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज भी मान ले जाते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी मान लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों समान पदीय होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे ये आ जाए चाहे कोऑर्डिनेट आ जाए, दोनों मान लेंगे। तो बाकी ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, द प्रिंस सेड, इफ इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ी देर रुक जाते हैं, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। द प्रिंस सेड, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। तो केवल रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करवा रहा है, चलो दैट मत लगाइए, तीनों में दैट नहीं लगाया इसमें, तो नेचुरल है गिव्स का गेव हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही मी चेंज होगा, तो यहाँ पर मी गलत है। 2 चीज़ें, तो 2 सेंटेंस तो पहले गलत हो गए इन बातों से। तीसरा देख लेते हैं, गिव्स है तो इन्होंने हैड गिवन कर दिया है, तो ये तीनों ही सेंटेंस मेरे हिसाब से तो गलत हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन आपका ई होना चाहिए, तो इसमें ई मान लें, बाकी आप देख लेंगे। सॉरी, इसमें क्या मान लें? ई मान लें। और 97 में देखते हैं, देखिए 97 में ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, तो ही इंक्वायर्ड, तो ही सेड कह सकते हो,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, इज योर नेम अहमद, ये बनना चाहिए। इज योर नेम नॉट अहमद, इज योर नेम, इज योर नेम नॉट अहमद, ये बनना चाहिए। तो देखिए इज योर, इज नॉट, पहले तो इज नॉट नहीं आना चाहिए। इज नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि या तो इसका शॉर्ट फॉर्म लीजिए, शॉर्ट फॉर्म लो, इजंट तो भी चल जाएगा, लेकिन और दूसरे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सिंगल कॉमा लगाया तो डबल कॉमा लगाना चाहिए, तो ये भी गलती मान सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर डबल कॉमा लगाया, देखिए, तो यहाँ पर इज नॉट, तब भी हमारा इज नॉट नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इज योर नॉट अहमद सी होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें इन्होंने सिंगल कॉमा और यहाँ पर सिंगल कॉमा माना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम किसी को सही नहीं मान सकते, तो हम ई मानेंगे, ठीक है, ई मानेंगे। और अगर आप इस कॉमा पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस कॉमा पर, इस वाले कॉमा पर, तो आप सी को सही मान लें, और एक्चुअली में डबल कॉमा लगा दो तो सी वाला सही है और वरना ई। अब 98 देखते हैं। 98 वाले सेंटेंस में देखिए, डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज, देन ऐड टू 5s and 4 2s, तो पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएशन के लिए आपको पता होना चाहिए, आपका पहला सेंटेंस शुरू है तो डी बड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने सब में डी बड़ा रखा है। और जो यहाँ पर एक देखिए इज किया है और टीस किया है, टूस किया है, 5s किया है। पहले देखिए आइज का जो होगा वो ये होगा प्लूरल, और टी का ये प्लूरल बनेगा, और टू का, जो टू का ये प्लूरल बनेगा, और 5 का ये प्लूरल बनेगा। ये सब प्लूरल याद हो गए। चलिए, यही एक तरीका है इनको सही करने का। तो देखिए आई का इस तरह बनाएंगे, टी का इस तरह, टू। अब देखिए कौन सा ठीक है, तो पहले डी समय पड़ेगा, तो यहाँ पर इज किया है, इज आपका नहीं रहेगा बल्कि आइस है, यहाँ पर भी इसकी वजह से गलत हो गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे मिला लें। और मिलाए कहाँ से, ये है आपकी रैनन मार्टिन, उसके पेज पे जाएंगे और वहाँ पर नाउन का नंबर जो है, क्या है, नाउन का नंबर, तो वहाँ नाउन नंबर पे मिला लेंगे। और पॉइंट नंबर 45 है, उसमें जो का त्यों दिया गया है, आप मिला लेंगे। 99 देखते हैं, मून लाइट इज ए कंपाउंड वर्ड। देखिए मून और लाइट दोनों ही नाउन है, तो ये हो गया, जल्दी कर ले रहे हैं। अच्छा, आपका 100 देखिए, रेड हॉट, रेड और हॉट में दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया बी। 101 देखिए, हाँ इस 101 को समझिए, बहुत कठिन लगा ये सेंटेंस, बहुत प्यार से सुनना। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट द कॉज लेट हिम स्पीक, तो इसका ऑप्शन लेट हिम, कॉमा लगा देंगे, हु हैज सफर्ड इन द मोस्ट कॉज स्पीक, तो ये सेंटेंस सही हो जाता है, तो इसको नहीं मानेंगे, एक सेंटेंस गलत है। अगला, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज शुड स्पीक, तो देखिए यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में, पहले ओरिजिनल सेंटेंस में देखते हैं कमी क्या है। देखिए इस सेंटेंस में मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, उस अंडरलाइन पार्ट को छोड़ देना, एक ये अंडरलाइन पार्ट को आप छोड़ दें। अब आप ध्यान से सुनिए कि इस ही सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब है, तो ही सब्जेक्ट के लिए कोई सी वर्ब स्टैंड नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि लेट हिम स्पीक अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस है तो पूरा है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाला हिस्सा शुड स्पीक कर दें, यहाँ पर शुड स्पीक, तो ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज शुड स्पीक, तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो जो एक्यूरेट इसका ऑप्शन है वो आपका बी है, और बाकी इस पर कन्फर्म कर लेगा, मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ इस पर बी है।
और सी वाले में क्या कमी है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सी वाला ऑप्शन किसी बंधु ने बताया था मुझे, लेकिन देखिए लेट हिम स्पीक एज, चलिए स्पीक वर्ब है, एज इन्होंने कंजक्शन के रूप में लिया है, तो एज हैज, तो ये एज इस हैज वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बैठा है, तो ऐसे में ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, तो यहाँ पर फाइनल में दिस इज लगेगा तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला लगेगा, तो ये लगा लेंगे। और 103 देखते हैं। ही ब्रोक द ग्लास, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बदलनी है, तो द ग्लास ब्रोक्स, गिलास टूट गया, तो ये आपका ये बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई एम रीडिंग डेविड का अपील, जानते हैं टेंस पूछ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना इस पर। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच लेटर्स, तो सच लेटर से लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज रिटन होगा। एक मिनट हवाई जहाज आ रहा है, तो इसका जो एक्चुअल सेंटेंस बन रहा है वो यही बनना है, नीचे कर लें थोड़ा सा। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ये सेंटेंस सही है, बाकी दोनों सही नहीं है। 106 पे देखिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो बोल्ट का मतलब होता है वज्रपात होना, और आकाश से वज्रपात होने का मतलब है अचानक जो है मुसीबत आ जाना, तो सडन कैलामिटी होता है इसका अर्थ ही यही होता है। तो इसको पढ़ लेंगे, आप याद रखेंगे। 107 देखते हैं। डू अवे विद, तो डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, तो टू डेस्ट्रॉय इसका अर्थ बन जाएगा, तो यहाँ पर और किसी ऑप्शन पे बन जाइए। और 108 पे देखिए, 108 पे टू कास्ट अ सिलर ऑन, सिलर का मतलब होता है कलंक, तो किसी पर कलंक लगाना, तो किसी पर कलंक लगाने का मतलब होता है दोषारोपण करना, तो यहाँ पर टू ब्लेम हो जाएगा। और टू प्रेज का तो सवाल ही नहीं उठता, और टू एक्यूज का मतलब होता है अपराधी ठहराना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक। और 109 देखते हैं। टू बी एट सी, देखिए ये बहुत बड़ा समुद्र है, और समुद्र में यहाँ पर है बीच में, तो आपको अगर दिशा सूचक ना हो यानी कि कंपास ना हो तो आप दिशा तय नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन को हम कंफ्यूज बोलते हैं। तो टू बी एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है। और इन ऑलमोस्ट नो टाइम, बिल्कुल कम समय में, तो किसका मतलब ही क्विकली हो गया, तो इसमें तो बहुत सोचने की बात ही नहीं है, बहुत जल्दी यानी कि क्विकली। क्वेश्चन नंबर कितना 9 देख लिया, 8 देख लिया, हाँ 11 देखते हैं। ही हैज़ बीन इल, तो यहाँ पर जो आएगा ट्यूसडे के लिए सिंस आना चाहिए, SINC, तो यहाँ पर सिंस दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई होगा। डेफिनेट डे है, निश्चित दिन है, तो निश्चित के लिए सिंस आता है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। शी राइट्स विद ए पेन, देखिए किसी चीज़ से लिखते हैं तो विद आएगा, इसमें तो बहुत सरल है, सब कुछ जानते हैं। द कार वाज रनिंग, और इसके बाद जब स्पीड के साथ आता है तो ध्यान रखिए एट आता है, तो रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। 140 देखिए, डाइड ऑफ कॉलरा, ऑफ दिया होगा कहीं तो ऑफ कॉलरा आएगा। देयर इज ए रिवर बिसाइड माई रेजिडेंस, तो रेजिडेंस के बिसाइड में बिसाइड आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Yesterday I saw the film Macbeth. I found the story interesting. Macbeth assassinates King Duncan and ascends the throne of Scotland, but he is dissatisfied. He finds himself in a dangerous situation. He executes those he suspects of plotting against him. Eventually, some of the lords revolted and dethroned him and killed him.
The message is conveys is that excessive ambition destroys someone. The actor and actress who played Macbeth, the Lady Macbeth, an exceptional performance which significantly increased the film's impact. तो ये जो एग्जैक्ट क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने? फिल्म रिव्यू, हाँ, अगर इसने फिल्म देखी है तो ये फिल्म रिव्यू कर रहा है। समरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनालिसिस भी कर रहा है, और समरी में एनालिसिस नहीं होता है तो समरी नहीं हो सकती। और पैराफ्रेज होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है, किसी बात को अपने शब्दों में व्याख्या करना पैराफ्रेज होता है, तो उत्तर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए है। देखिए, इस पेपर में मुझको कुछ बातें थोड़ी अच्छी लगी, नई जानकारी है। यहाँ पर पैराफ्रेज की क्वालिटीज़ के बारे में पूछ रहा है, पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ होता है भाई, किसी हमने देखा होगा कि किताबों में पैराग्राफ लिखा होता है थोड़ी सी लाइन छोड़ करके, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? तो पहले इट हैज़ टू बी शॉर्ट, क्या ये शॉर्ट होना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना मटेरियल और कितना मैटर, कौन कौन से भाव या कौन कौन से टॉपिक उसमें शामिल कर रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ की बात हो रही है, तो सेंटेंस जिस टॉपिक पे लिखे जाएं तो उतने सेंटेंस जरूर होने चाहिए जो उस टॉपिक को कवर करें। टॉपिक के जो सेंटेंस हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए और वो सुसंगत तरीके से लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक के अनुसार होते हैं। तो पहला नहीं है, इट हैज़ टू बी प्रिसाइज। अरे प्रिसाइज क्यों होगा, संक्षिप्त क्यों होगा? भाई जो जैसी सिचुएशन होगी उसी के अनुसार बड़ा छोटा हो सकता है। तो इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट, ये पॉइंट पर होना चाहिए, ये सही है। तो पॉइंट पर होना चाहिए। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी पैराग्राफ की हैं वो इसी पॉइंट में शामिल हो जाती हैं कि वो सेंटेंस के टॉपिक के अनुसार सेंटेंस होंगे, यूनिटी होगी, कोहेरेंस होगा और उसका एडुक्वेट डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन। 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? टीचर कह रहे हैं आई एम कंप्लीटली फाइन, व्हाट अबाउट यू? देखिए, ठीक सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट वाज वंडरिंग, आई वॉज वंडरिंग विच कोर्स टू लर्न इन माई वैकेशन। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सी गलत है। पहले तो इसी के बारे में बात कर ले रहे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो ये सब डायलॉग की फॉर्म में लिखा है। तो ये पूछ रहा है अबव द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायलॉग का है, कन्वर्सेशन का है, मोनोलॉग का है। देखिए, एक व्यक्ति तो बोल नहीं रहा तो मोनोलॉग तो होगा नहीं, तो ये चीज़ कन्वर्सेशन है। क्या है? कन्वर्सेशन। अब आप कहेंगे 2 लोगों के बीच चलिए डायलॉग क्यों नहीं है? देखिए, डायलॉग किसी सिचुएशन के अनुसार आपस में वो किए जाते हैं, ये तो आम वार्तालाप है, डायलॉग नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो आपका कन्वर्सेशन का है, वार्तालाप चल रही है और जनरल वार्तालाप है। और इसमें फिर कह रहा है कि जो क्वेश्चन 18 दिया गया है दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। देखिए, पॉइंट आउट द एरर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस, तो यूज ऑफ टेंसेस के इस सेंटेंस में आपकी कमी पाई जा रही है, इनके टेंस का सही सीक्वेंस नहीं है। आई वॉज वंडरिंग नहीं होना चाहिए, आई एम वंडरिंग या आई वंडर विच कोर्स, मैं तलाश रहा हूँ कौन सा हो, तलाश रहा था नहीं होता, अभी भी तलाश रहा है वो। तो यही आपका ऑप्शन ए है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, अबाउट अ फ्यू सेवरल लाइक्स, इसमें मेडिसिन आइटम्स, वेजिटेबल्स, काइंड्स। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा इन्होंने किया है, उतार लेना, फिर उनको सीक्वेंस से लगाना। मैं बता रहा हूँ सही क्या है इसमें। देखिए, आई अबाउट अ फ्यू आइटम्स, ठीक, आई अबाउट अ फ्यू आइटम्स मेडिसिन, लेकिन सेवरल वेजिटेबल्स नहीं होता, सेवरल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए। आई अबाउट सेवरल आइटम्स, ये सही है, लाइक मेडिसिन, अ फ्यू वेजिटेबल्स एंड मैनी काइंड्स ऑफ एडवोकेट्स। एबो
के डॉट्स, एवोकेडेट्स एक प्रकार का फल होता है, तो इसकी प्रजातियां होती हैं, तो मैनी काइंड्स ऑफ होते हैं वो। तो सेंटेंस बी ठीक है। और सी में देखते हैं क्या कमी है। ही बाउट सेवरल आइटम्स लाइक मेडिसिन, मैनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स नहीं आता, बस यहाँ पर ये कमी है। तो उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।